हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओई के बारे में। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका रोल ओई टीपीएम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये ठीक से इस वीडियो को समझिएगा और देखिएगा और पेन और पेपर लेके इसके कैलकुलेशन और फार्मूलाज हैं उनको नोट डाउन करते रहिएगा, जो कि आप लोग को आगे अपनी कैरियर में और स्किल को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ओई को। तो सिंपली हमसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ ओई, ओई क्या है। तो ओई को हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ये क्या है? एक इक्विपमेंट के इफेक्टिवनेस को बताने का ये जरिया है। तो इसको हम किस तरीके से समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। ओई हमें क्या बताता है? ओई कैन एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द इक्विपमेंट डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द इक्विपमेंट अंडर द बेस्ट परफॉर्मेंस कंडीशन। कहना यहाँ ये चाह रहा हूँ कि जो ये एक ऐसा रेशियो है ओई जो आपके एक्चुअल आउटपुट, किसके एक्चुअल आउटपुट? इक्विपमेंट के एक्चुअल आउटपुट को बताता है डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ इक्विपमेंट अंडर द बेस्ट परफॉर्मेंस कंडीशन। मतलब आपका जो इक्विपमेंट है वो बेस्ट परफॉर्मेंस कंडीशन पे कितना आउटपुट दे रहा है उसके रेशियो को ओई एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इसके बाद हम और इसके और दूसरे तरीके को समझ सकते हैं कि ओई हमें क्या है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस वे है किस चीज़ के लिए? मॉनिटर करने के लिए। क्या मॉनिटर करता है ये हमें? कि हमारा जो इक्विपमेंट है उसका इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करता है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉनिटर करता है। जो हमारे पास मशीन्स है या मैन्युफैक्चरिंग सेल्स है या असेंबलीज लाइन है, उसके जो इफेक्टिवनेस आ रही है या फिर जो उसका आउटपुट आ रहा है उसको हम एक मॉनिटर करते हैं, उसके डाटा को मॉनिटर करते हैं, जिससे कि हमें निकल के आता है कि हमारा ओई क्या है या कुछ वैल्यूज़ आती है। उससे हमें जज होता है कि हमारा प्रोडक्टिविटी हो गया या फिर हमारा ओवरऑल इक्विपमेंट जो है वो कितना इफेक्टिव वे में वर्क कर रहा है। तो इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, हमें सिंपली यहाँ हमें ओई बता रहा है कि ओई यूज टू द मेजर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट एंड टू डिटरमाइन हाउ एफिशिएंटली ए मशीन इज रनिंग। जो कि मैंने आपको ये चीज़ बताई हिंदी में कि ओई क्या हमें बता रहा है कि हमें मेज़र करके बता रहा है किस चीज़ का? इक्विपमेंट पे, कि वो इक्विपमेंट हमारा कितना बेटर वर्क कर रहा है और अच्छी कंडीशन में जो उसको दिया गया है। मतलब जिस टाइम पीरियड के लिए हम किसी मशीन या इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं उसमें वो कितना अच्छा आउटपुट निकाल के दे रहा है, उसकी कुछ वैल्यूज निकल के आएगी इन परसेंटेज में। तो वो हमें बताएगा क्या हमारा ओई आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें जो हम निकालने का तरीका है, इसमें 3 कंपोनेंट है जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंपोनेंट एबिलिटी, दूसरा कंपोनेंट आपका परफॉर्मेंस और तीसरा कंपोनेंट जो है ये आपका क्वालिटी है। तो आगे समझते हैं हम इसको कि ओई का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या है? एबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, परफॉर्मेंस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वालिटी। ए पी क्यू की जो प्रोडक्ट होगा वही आपको निकल के वही बताएगा। ठीक है, अब हम समझेंगे कि एबिलिटी क्या होती है, परफॉर्मेंस क्या होता है और क्वालिटी क्या होता है। तो एक एक करके इनको समझते हैं और इनके अंदर जो लॉसेस उन्हें देखने चाहिए उनके बारे में भी जानेंगे साथ में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सिंपली हम डायरेक्टली आ जाते हैं एबिलिटी पे। एबिलिटी हमें क्या बताना चाह रहा है? एबिलिटी से हमें क्या समझ में आता है कि एबिलिटी रेफर टू द मशीन और इक्विपमेंट बीइंग अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन वेल शेड्यूल। सिंपल सा मतलब है कि आप जिस किसी मशीन को या इक्विपमेंट को जब भी आप प्रोडक्शन करने के लिए अवेलेबल कर रहे हो, यानी अपना प्लान या अपना टाइम पीरियड एक फिक्स कर रहे हो उस मशीन को चलाने के लिए, वो टोटल टाइम पीरियड ही हमारा एबिलिटी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे वही हमें बताना चाह रहे हैं एबिलिटी के एज फार्मूला के कि आपने जितने टाइम पीरियड के लिए लिया, क्या आपने उस टाइम पीरियड तक या उस टाइम पीरियड के अनुसार आपने 100% उस मशीन को यूज़ किया कि नहीं यूज़ किया। और नहीं यूज़ किया तो उसके अंदर क्या दिक्कतें आई, क्या दिक्कत महसूस किया और क्या नोट डाउन हुआ, ब्रेकडाउन्स आए या स्टॉपेज हुई, वो आपको एज ए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली इसका फार्मूलाज है, तो टोटली ये मैथमेटिकल फार्मूलाज होने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। एबिलिटी इक्वल टू क्या होता है कि ऑपरेटिंग टाइम अपॉन प्लान प्रोडक्शन टाइम
मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100। अब ये चीज़ें क्या है कि मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से लेके दिखाऊंगा, तो आप लोगों को बेटर क्लैरिटी मिलेगी, ना कि मैं थ्योरेटिकल लेके जाने वाला हूँ कि एबिलिटी में ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है और प्लान प्रोडक्शन टाइम होता है, और उसको किस तरीके से निकालते हैं हम लोग सब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम कि इसमें हम देखेंगे कि प्लान प्रोडक्शन टाइम। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑपरेटर के पास, हमारे पास क्या है, एक ऑपरेटर हो गया और एक मशीन हो गया, ये इक्विपमेंट होगी, ये आप लोग समझ लीजिए। इसको हमने स्टार्ट किया चलाने के लिए। क्या हमने चलाने के लिए किया? स्टार्ट करना है, तो हमने प्लान किया ना। प्लान करने के मतलब क्या है कि हमने इसको 8 घंटे के लिए, सपोज मान लीजिए कि हमको इस मशीन को 8 घंटे चलाना है, तो हमने यहाँ पे अपना प्लान प्रोडक्शन टाइम डाल दिया कि हमें 8 घंटे के लिए यानी 480 मिनट्स के लिए इस मशीन को, इक्विपमेंट को यूज़ करना है। तो ये हमारे पास प्लांट प्रोडक्शन टाइम निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया। इसके बाद हम क्या समझेंगे इसके अंदर में कि अगर ये मशीन या प्लांट जिस तरह से रन करता है उसमें शट डाउन टाइम भी आएगा, यानी प्लांट शट डाउन टाइम। प्लांट शट डाउन टाइम वो एग्जांपल के थ्रू आप सिंपली समझो कि अगर ये शिफ्ट हमारा मशीन या प्लांट 8 घंटे चल रहा है, तो हमें वहाँ पे कोई ब्रेक, लंच या फिर कोई शेड्यूल मेंटेनेंस या वैसा पीरियड जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं यूज हो रहा है, लेकिन हाँ वो पहले से प्लान किया हो, वहाँ पे हम इसको बोलेंगे प्लांट शट डाउन टाइम, जो कि हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू दिखा रहे हैं कि 60 मिनट का है। तो वो 60 मिनट हमने एज एग्जांपल लिया, लाइक कि ये ऑपरेटर जब इसके 8 घंटे की शिफ्ट चल रही है, तो 8 घंटे में टोटल 480 मिनट तो मशीन नहीं चला रहा है, उसमें इसकी टी ब्रेक हो रही है 2, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में मैंने आपको दिया कि 15 मिनट्स के 2 ब्रेक्स हो रहे हैं, तो ये 30 मिनट्स ये टोटली आप टी पी रहा है, तो आप ऐसे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं निकाल सकते इस जगह पे। तो इसे हमने ब्रेक में, प्लांट शट डाउन में टाइम में कैलकुलेट कर रखी है। उसके बाद आ जाता है साथ में एक लंच ब्रेक होगा, दोपहर का लंच। अगर ये 8 घंटे की शिफ्ट में वर्क करता है तो इसे एक 30 मिनट का लंच ब्रेक दिया गया एज एग्जाम्पल। तो अब ये 30 मिनट और ये 30 मिनट हमने क्या है कि प्लान में मैंने रखा, मतलब हमारे पास जब भी हम प्लांट को रन कर रहे हैं तो हमें ये 2 ब्रेक अपने माइंड में कैलकुलेट करके रखनी है, या हमें उस तरीके से एक कैलकुलेशन लेनी है अपनी प्रोडक्शन की। ये 2 ब्रेक हमें ऑपरेटर को देनी होती है, तो वो हमने यहाँ पे दिया, तो हमने ये प्री प्लान में चला गया ये, ठीक है। टोटली हमें क्या दिख रहा है कि टोटल प्लांट शट डाउन टाइम आ गया 30 + 30 यानी 60 मिनट का यहाँ पे आपने प्लांट शट डाउन कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकल के आएगा कि उसके बाद अब हमें देखना है कि जो बचा हुआ समय है 480 मिनट में, उसमें हमने प्रोडक्शन कितने टाइम के लिए करना है। तो अब यहाँ सिंपली इसका कैलकुलेशन फॉर्मूला, बेसिकली शिफ्ट टाइम क्या था हमारा 480 मिनट का। उसके बाद हमने प्लांट ब्रेक कितना लिया 60 मिनट का, जो कि यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू लिया। तो 420 मिनट्स हमें यहाँ पे इस लड़के को या इस ऑपरेटर को चलाना है मशीन, ठीक है। सपोज ये मशीन चलाते चलाते इस मशीन में कोई दिक्कत आ जाती है, तो जब दिक्कत आ जाती है तो इसको ब्रेक डाउन हो गया। तो ब्रेक डाउन होने के बाद ये मशीन को ठीक करने में, ये रिपेयर करने में जो भी इसमें टाइम लग रहा है, एग्जाम्पल पे हमने 47 मिनट ले लिया कि इस मशीन को जो लड़का 420 मिनट चलाने वाला था वो नहीं चल पाएगा ड्यू टू 47 मिनट का ब्रेकडाउन इसके अंदर लग गया। अब हमें क्या पता चल रहा है कि अब हमारे 420 मिनट की जगह पर कितना घंटा या कितना मिनट चलेगा मशीन। तो उसका एक बेसिक फार्मूला है कि नेट ऑपरेटिंग टाइम इक्वल टू प्लान प्रोडक्शन टाइम माइनस ब्रेकडाउन टाइम। सपोज तो यह एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था कि 420 मिनट हमने प्लान प्रोडक्शन करने के लिए लिया था, तो 420 मिनट में हमें ये 47 का अनप्लान्ड ब्रेकडाउन आ गया, मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये पहले से होने वाला है, ठीक है। तो हमने इसको 47 मिनट का भी डाउन टाइम निकालना पड़ा। तो अब ये डाउन टाइम निकालने के बाद हमारे पास 373 मिनट का ही सिर्फ प्रोडक्शन कर सकता है ये मशीन, जो कि अब हमारा टोटल टाइम प्रोडक्शन देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होगी आई होप एग्जाम्पल से। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज है आप नोट डाउन करना, तो आप लोगों को समझ में आया कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं कि एबिलिटी किस तरह से निकाली जाएगी। एबिलिटी निकालने के लिए हमने पीछे से रेफ़र कर लिया सेम चीज़, टेबल के फॉर्म में ये फार्मूला निकाल लिया जो एग्जांपल में हमने आपको समझाया। उसके बाद डायरेक्टली फार्मूला पे आ जाते हैं कि ऑपरेटिंग टाइम अपॉन प्लान प्रोडक्शन टाइम था हमारा फार्मूला। ऑपरेटिंग टाइम हमने क्या निकाला था यहाँ पे 373 मिनट, जो कि पीछे हमने 420 को माइनस ब्रेक डाउन किया तो वो निकल के आ गई, अपॉन प्लान प्रोडक्शन टाइम जो हमारा 420 मिनट आ रहा है।
और इंटू 100 किया तो हमें एबिलिटी की रेट निकल के आ गया। एबिलिटी कितना परसेंट आ रहा है, 88.8%। अब उसके बाद हमने एबिलिटी निकाल के अब हम यहाँ पे शांत हो जाते हैं। एबिलिटी निकालने के टाइम के बाद हमें दो चीज़ का जो ध्यान रखना है कि दो लॉसेस जो होते हैं उनको कैटेगराइज करके रखी जाती है या फिर उनको हमें ध्यान में रखा जाता है कि ब्रेकडाउन और सेटअप एडजस्टमेंट, ये दो लॉस जो है वो एबिलिटी के अंदर काउंट किए जाते हैं, जो दो कैटेगरी माने जाते हैं। ब्रेकडाउन किस किस टाइप के हैं जो एबिलिटी में काउंट होंगे उसको आप निकालने के लिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे रखा है कि टूलिंग अगर कोई फेलियर हो जाती है, प्लांट मेंटेनेंस हो जाता है या फिर कोई जनरल ब्रेकडाउन आ जाता है या इक्विपमेंट को फेलियर हो जाता है तो वो आपके ब्रेकडाउन में काउंट होगा। एज एग्जांपल के थ्रू आपको बताया हो। सेटअप एंड एडजस्टमेंट में आप समझ सकते हो कि कोई मोल्ड चेंज हो गया या कोई चेंज ओवर हो रहा है या मटेरियल शॉर्टेज पड़ गई या ऑपरेटर शॉर्टेज हो गया या मेजर कोई एडजस्टमेंट हो गया या वार्म अप टाइम हो गया, ये सारी आपकी एबिलिटी की कैटेगरीज में आती है जो ब्रेकडाउन आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्शन के टाइम में देखने मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लॉस एबिलिटी के अंदर आ रही है, उसी की टाइम को आप माइनस करोगे ना, तो ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इसको एक बार अगर समझ में नहीं आ रही है तो स्क्रीनशॉट लेके समझने का प्रयास कीजिएगा, ये 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। आगे हम चलते हैं सीधा परफॉर्मेंस रेट पे, जो कि हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वही के अंदर। परफॉर्मेंस रेट हमें क्या बताता है, ये सिंपली हमें बता रहा है कि परफॉर्मेंस इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच वेस्ट इज क्रिएटेड थ्रू रनिंग एट लीस्ट देन ऑप्टिमम स्पीड। मतलब आपका जो है इसमें आप सिंपली इसको निकालने का तरीका ये है कि आप जो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो उसके क्या ऑप्टिमम स्पीड से वो चल पाई या नहीं चल पाई, उसके रेशियो को दिखाता है, उसकी रेशियो को बताता है। और अगले आगे समझाता हूँ आपको कि बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल साइकिल टाइम अगेंस्ट द आइडियल साइकिल टाइम। इससे क्लियर हो गया होगा कि आपका जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसका जो एक्चुअल साइकिल टाइम आ रहा है और जो आपने ले रखा है कि जो आपने प्लान कर रखा है कि ये साइकिल टाइम से मेरा जितना पार्ट होना चाहिए उसके रेशियो को ही परफॉर्मेंस रेट बोला जा रहा है यहाँ पे। या फिर सिंपली आप समझो कि आपका एक्चुअल आउटपुट कितना आया वर्सेज आपकी टारगेट कितनी थी, वो चीज़ परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पे बात की जाती है। सो यहाँ पे आपको और हम बताते हैं कि OE अलाउ फॉर ए डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच प्रोडक्शन वाज लॉस्ट बाय द साइकिल दैट डिड नॉट मीट द आइडियल साइकिल टाइम। यही चीज़ मैं भी आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आपका एक्चुअल OE हमें क्या डिटर्मिनेशन के लिए बोल रहा है कि आपका जो परफॉर्मेंस में देखा जाना चाहिए कि आपका एक्चुअल आउटपुट क्या आ रहा है और उसके अकाउंट में आपने टारगेट क्या ले रखा था। तो उसके बेस पे हम यहाँ पे फार्मूला पे चलते हैं। सिंपली इसका फार्मूला बहुत ईजी फार्मूला है। सपोज कि प्रोडक्शन रेट का फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पे टोटल पार्ट आपने प्रोडक्शन किया ओके प्लस NG पार्ट, ठीक है। इसमें ये नहीं कि ओके ही पार्ट का कैलकुलेट हो रहा है और NG पार्ट को आप छोड़ दे रहे हो, टोटल पार्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इंटू आइडियल साइकिल टाइम वर्सेस ऑपरेटिंग टाइम इंटू 100, ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आइडियल साइकिल टाइम को समझेंगे क्या होता है। उसके लिए हम सपोज एग्जांपल पे ले लेते हैं कि टोटल पार्ट्स हमने 360 पार्ट्स जो है वो प्रोड्यूस किया। आपका जो शिफ्ट चल रहा था 8 घंटे का 480 मिनट में, उसमें आइडियल साइकिल टाइम इज़ 1 मिनट फॉर पार्ट, यानी एक पार्ट बनाने में हमें 1 मिनट लग रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रखा है। और ऑपरेटिंग टाइम हमारे पास जो बच रहा था, जो हमें सारा डाउन टाइम लॉस हटा के बच रहा था, 373 मिनट बच रहा था। तो हमें आइडियल साइकिल टाइम को कॉन्सेप्ट को समझना है पहले। तो आइडियल साइकिल टाइम हमें सिंपली ये कह रहा है कि द फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम दैट योर इक्विपमेंट कैन प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट एज्यूमिंग ऑप्टिमम कंडीशन एंड स्पीड, ठीक है। ये चीज़ आपको आइडियल साइकिल टाइम बता रहा है। तो अब हम डायरेक्टली चलते कि परफॉर्मेंस रेट कैसे निकाली गई है। तो सिंपली परफॉर्मेंस रेट में कुछ नहीं है, इसमें टोटल पार्ट्स आपने जो 360 प्रोड्यूस किया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडियल साइकिल टाइम 1 मिनट है, डिवाइडेड अपॉन 373 इंटू 100 करनी है, तो ये 96% निकल के आ गया। जब आपका परफॉर्मेंस रेट निकल के आ गया तो उसके बाद हम इसको समझेंगे कि परफॉर्मेंस रेट में भी कुछ लॉसेस होंगे। वो कौन से लॉसेस है जिसको आपको कैलकुलेट करनी है या फिर आपको ध्यान में रखना है, तो उसको समझते हैं आगे। इसके अंदर भी 2 बिग लॉसेस होते हैं। तो 2 लॉसेस क्या क्या होते हैं परफॉर्मेंस में, उसको समझते हैं। तो स्मॉल स्टॉपेज हो गया और
रिड्यूस स्पीड हो गया। तो आप स्मॉल स्टॉपेज की कैटेगरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑब्स्टेकल का दिखा रहा है, ये कंपोनेंट फीड फंस गया, ये मिस फीड हो गया, कोई सेंसर ब्लॉक हो गया, ये डिलीवरी ब्लॉक हो गया, या क्लीनिंग चेकिंग हो गया। और इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि स्मॉल स्टॉपेज का मतलब है टिपिकली ओनली इंक्लूड स्टॉप्स दैट अंडर 5 मिनट दैट डू नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस पर्सनल। ठीक है, ऐसा कोई भी काम या फिर ऐसा जो 5 मिनट से पहले कंप्लीट कर दिया गया वो स्मॉल स्टॉपेज में कैलकुलेट कर लेना। और उसके अलावा ऐसा कहीं एक्सटर्नल पर्सन का जो इंचार्ज की ज़रूरत ना पड़े, जो मेंटेनेंस पर्सन की ज़रूरत ना पड़े, वो स्मॉल स्टॉप्स में कैलकुलेट की जाएगी। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी है इसमें रिड्यूस स्पीड। सपोज़ कि कोई ऑपरेटर मशीन चला रहा है, उसमें कुछ रफ रनिंग हो गई, अंडर नम प्लेट कैपेसिटी हो गई, मतलब जितनी कैपेसिटी से चलनी चाहिए वो नहीं चला पा रहा है, डिज़ाइन कैपेसिटी हो गई, उसके अंडर में काम हो रहा है, या फिर कुछ इक्विपमेंट वेयर हो रही है जिसके वजह से वो स्लो रनिंग में आ रही है, मतलब इसकी स्पीड इन चीज़ों की वजह से रिड्यूस हो गई हो, आपके प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ रहा हो, आपके परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ रहा हो। ये 2 कैटेगरीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इसको भी कैलकुलेशन में लेना चाहिए, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। परफॉर्मेंस तक आपने निकाल लिया, अब हमें चलना है कि क्वालिटी रेट क्या होती है। तो क्वालिटी रेट इज सबसे इजी फार्मूला है, आपको यहाँ पर सिंपली आप समझ लो। क्वालिटी रेट में या फिर जो भी आपको यहाँ पर डेफिनाइन दे रहा है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इवेल्युएट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड काउंट प्रोडक्ट्स विदाउट डिफेक्ट और रिवर्क। ठीक है, मतलब आपका ओके पार्ट वर्सेस जो टोटल आपने बनाया है वो क्या हो रहा है। सिंपली आपको इसको फॉर्मूला में समझिए कि सिंपली आपको क्या बोलना है, गुड काउंट, यानी इसमें आप एनजी पार्ट नहीं लोगे, यानी सिर्फ ओके पार्ट। ठीक है, ओके पार्ट्स आपने जितने बनाए हैं कितने में से, टोटल में से। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे कि एग्जाम्पल में टोटल पार्ट्स हमने 360 पीस प्रोड्यूस किए, उसमें से रिजेक्ट हमारा 5 नंबर्स हो गया, तो हमारा क्वालिटी रेट क्या निकल के आएगा। तो 360 पार्ट्स हमने बनाया, -5 कर दिया, तो गुड पार्ट्स हमारा निकल के आ गया, डिवाइड बाई टोटल पार्ट्स हमने 360 प्रोड्यूस किया था। तो इसी को मल्टीप्लाई करके और इसकी फार्मूला सॉल्व करके हमने 98.6% क्वालिटी रेट निकल के आ गई। जब इतना हम कैलकुलेट कर लिए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्वालिटी में 2 लॉसेस और आते हैं। ठीक है, तो 2 लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं इसमें, इसको जानेंगे। एक स्टार्टअप रिजेक्शन हो गया और एक प्रोडक्शन रिजेक्शन हो गया। इसमें तो कोई ज़्यादा समझ आने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आप अगर इसको कैटेगरी को देख लोगे तो समझ में आ जाएगी। स्टार्टअप रिजेक्शन में जब आप मोल्ड या कोई भी पार्ट्स आप सेट कर रहे हो फर्स्ट टाइम के लिए, तो उसमें जो भी रिजेक्शन निकल रही है उसको यहाँ पे वार्म अप रिजेक्शन बोल लो या फिर स्टार्टअप रिजेक्शन बोल लो। उस टाइम के दौरान जो रिजेक्शन बन रहा है उसके यहाँ पर काउंट किया जाएगा, वो माइनस हो जाएंगे। फिर प्रोडक्शन रिएक्शन जब आपको सेट हो जाता है तो लाइन पे जो इन प्रोसेस रिएक्शन निकलती है उसकी बात कर रही है, या रिवर्क का जो रिएक्शन निकलता है वो बात किया जा रहा है यहाँ पर सिंपली सब। ये 2 फैक्टर क्वालिटी रेट को इफेक्ट करता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि ओई के अंदर में किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो सपोज हम तीनों चीज़ को निकाल लेते हैं, तो अब हम फाइनल जो फार्मूला है ओई के उस पर चलते हैं। जो हमने आपको बात किया है कि प्रोडक्ट ऑफ एबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने निकाल रखा है एबिलिटी के रेट को, परफॉर्मेंस के रेट को और क्वालिटी के रेट को। तीनों का जब फार्मूला सॉल्व करते हैं तो 82% 8% आता है। तो ये हमारा ओई निकल के आ जाता है। ये आपको जज करता है कि आपका ओवरऑल जो मशीन चल रही है, आपका प्लांट चल रहा है, या फिर आप जिस लेवल पे कर रहे हो, मशीन वाइज कर रहे हो या प्लांट वाइज कर रहे हो, तो वो आपको टोटली यहाँ पर बता रहा है कि आप कितने इफेक्टिव वे में काम कर रही है आपकी मशीनरीज और इक्विपमेंट्स। इसका एक शॉर्टकट फार्मूलाज भी हैं, तो ये फार्मूलाज तो उतने इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये भी माना जाता है कि ये भी एक आपको शॉर्टकट है, ताकि आपको एक औसत एवरेज पता चल जाए कि आपका जो इक्विपमेंट की इफेक्टिवनेस है क्या आ रही है। गुड काउंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडियल साइकिल टाइम वर्सेस प्लान प्रोडक्शन टाइम इक्वल टू ओई, ये शॉर्टकट फार्मूलाज हैं। ये भी ले सकते हैं अगर आपको शॉर्टकट में करना है, अगर उतना डीप नहीं जाना है तो। नहीं तो आपको ये जो मैंने आपको डिटेल में समझाया ये बेस्ट वे है प्रैक्टिस के लिए, जो आपके प्लांट को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए या फिर एक अच्छी इम्प्रूवमेंट की तरफ दिखा सकती है। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली आपको बताएंगे कि ओई के अंदर जब हम निकालते हैं, जो भी रेट निकल रही है, जो भी वैल्यू निकल रही है, उससे कुछ बेंचमार्क्स हैं। बेंचमार्क्स को क्या कहा जाता है या फिर किस तरीके से देखते हैं ओई को, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ।
कि सपोज कि जब अगर 40% आपकी ये वैल्यू निकल के आ रही है तो यानी आपकी जो कंपनी की या प्लांट का जो परफॉर्मेंस है वो वेरी पुअर की तरफ है, यानी लो परफॉर्मेंस है। यानी आप अच्छे वे में या अपने इक्विपमेंट को अच्छी तरह से नहीं मैनेज कर पा रहे हो, नहीं चला पा रहे हो। टिपिकली ये उसके बाद हम मानते हैं कि ये 60% में और 60-70 में वर्क कर रहे हैं, तो हम औसतन एवरेज के बीच में कहलाते हैं। टिपिकली का 60 तो उतना भी नहीं माना जाता, इसमें बहुत मतलब हमारे ब्रेकडाउन्स और गैप्स हैं, जो लॉसेस हैं वो आपको मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। ये लॉस जो रेट में दिख रहे हैं ये वेस्ट है हमारे, जो कंट्रोल करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। एटलीस्ट तो 75 तक तो जानी चाहिए इस कैटेगरी से अप करने के लिए। और माना जाता है कि जो 85% जब OE आती है यहाँ पे सपोज, तो आप बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल पे काम कर रहे हो, अपने प्लांट को या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके जा रहे हो। तो ये बेसिक सा वो बेंचमार्किंग माना जाता है कि जब भी आप एज ए प्लांट को देख रहे हो या फिर एज ए प्रोडक्शन को देख रहे हो या फिर एज ए TPM को देख रहे हो, तो ये बेंचमार्क काफ़ी वहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। सो ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तो आई होप ये पॉइंट्स जो मैंने आपको OE में बताया है आप लोग समझ में। अगर किसी को नहीं लग रही है समझ में तो दोबारा रिपीट करके समझें और कैलकुलेट करें पेन और पेपर लेकर के, आपको ईजिली समझ में आएगा जो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। ये क्वेश्चन उन व्यूअर्स के लिए है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द इफ़िशियंसी, इफ़ेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप इम्प्रूव करोगे अपने आप को तो ये क्वेश्चन आपके लिए वहाँ पर पूछा जा सकता है। सो इसके लिए आप लोग समझिए, देखिए और रिप्लाई कीजिए कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।